हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे कि इस कड़ी के अंदर जो अपने टॉपिक्स रह गए थे, अपने टॉपिक्स रह गए थे। एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और दोस्तों एक टॉपिक है महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय जो योगदान है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था। दोस्तों ये दो अपने टॉपिक रह गए। उसके बाद में अपने इंडिया हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, टोटल 11वीं क्लास है ये 1857 स्वतंत्रता संग्राम की। और उसके बाद में आप देखोगे कि एक या दो क्लास और आएगी महात्मा गांधी जी की। उसके बाद कंप्लीटली दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 12 से 13 क्लास के अंदर अपनी जो ये इंडिया हिस्ट्री है ये कंप्लीटली अपने रजत खंडेलवाल चैनल पर ये कंप्लीटली हो जाती है। और बिल्कुल हमारा एक ही मिशन है, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में सारा हम ये सारा काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उसके साथ उस व्यक्ति को जोड़ो, और जो फर्स्ट अधिक से अधिक लोगों को उसको फॉरवर्ड करते रहो। दोस्तों आज का जो टॉपिक देखेंगे वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। एक एक चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन से इसके कारण थे, प्रकृति क्या थी इसकी और परिणाम क्या थे, और इसके अंदर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, सारा अपना इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 1800 टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा होगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक ये है अपना। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी चीजें मैंने इसके अंदर डालने की कोशिश करी है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, हाँ अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं एक बार वापस से। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंदर अपन कुछ चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर इसके कारणों को जानेंगे, किसके किसके कारणों को इसके जानेंगे, कौन कौन से कारण है। सबसे पहले अपन देखेंगे कारण के अंदर भी कौन कौन से इसके अंदर कारण है। सबसे पहले राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, सैनिक कारण है, सामाजिक कारण है। ये तमाम आप देखोगे कि सारे कारणों को पता करके उसके बाद में ये सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके कॉजेज पढ़ेंगे। और उसके बाद में जितनी भी अपन देखते हैं घटनाएं हुई है, घटना के बाद में अपन देखेंगे इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या था। फिर उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे परिणाम, और परिणाम के लास्ट में अपन देखेंगे इसकी जो पुस्तकें मेन किसी ने लिखी है, सारी चीज अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं इसके कारण। सबसे पहला जो कारण था वो था, अपन देखते हैं, हाँ पहला अपन देखेंगे कारण पढ़ेंगे इसके, कारण है। सेकंड घटनाएं पढ़ेंगे इसकी, महत्व, परिणाम, प्रभाव पढ़ेंगे, इसका नेचर पढ़ेंगे, क्रांति की योजना किसने बनाई थी ये पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों छठा पॉइंट है बुक, यानी बुक कौन कौन सी पुस्तक है इसके अंदर। तो यही दोस्तों इसके अंदर 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अंदर पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। दोस्तों पहला है 1857 क्रांति के कारण, और क्रांति के कारण के अंदर पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण। कौन सा पॉइंट है, राजनीतिक कारण। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है कि वेले जले की सहायक संधि। कौन सा पॉइंट है, वेले जले की सहायक संधि। यह एक प्रकार से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वेले जले की सहायक संधि। अब दोस्तों बात करेंगे कि वेले जले की सहायक संधि क्या थी। दो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वेले जले की सहायक संधि को समझाने का मैंने प्रयास किया है पूरा। हाँ सबसे पहला पॉइंट है वेले जले की सहायक संधि, यानी वेले जले ने रियासतों के साथ में, किसके साथ में, रियासतों के साथ में आप देखोगे कि सहायक संधि करी। और वो सहायक संधि कौन कौन सी थी। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, पहली सहायक संधि थी कि रियासत संधि करेगी, ठीक है, रियासत जो अंग्रेजों के साथ में क्या करेगी, संधि करेगी। लेकिन अब जो कंपनी थी रियासत के साथ क्या करेगी, तो क्या करती थी, सुरक्षा काम करेगी। किसका काम करेगी, सुरक्षा का। कंपनी क्या करेगी इसके अंदर, सुरक्षा काम करेगी। और जो सुरक्षा कौन करेगा, कंपनी करेगी। इस कंपनी को जो क्या कंपनी को क्या मिलेगा, तो सुरक्षा के बदले में जो रियासत देगी, बड़ी रियासत तो क्या देगी, अपना क्षेत्र देगी कंपनी को। और जबकि जो छोटी रियासतें थी वो क्या देगी, नगद जो है, नगद जो वेतन है, नगद जो धन है वो देगी। ठीक है, पहला पॉइंट, पहली संधि का ये कारण था। सेकंड अगर मैं बात करूं, तीसरा कि रियासत के जितने भी जो भी विदेशी मामले हैं, ठीक है, जो भी विदेशी मामले हैं वो सारा किसको सौंप दिया जाएगा, सारा स्थानांतरित कंपनी को सौंप दिया जाएगा। किसको सौंप दिया जाएगा, कंपनी को सौंप दिया जाएगा। फिर दोस्तों आप देख रहे हो कि फोर्थ पॉइंट है कि भाई अब कंपनी है तो कंपनी का एक प्रतिनिधि होगा, और उस प्रतिनिधि कहाँ रहेगा, उस रियासत के अंदर रहेगा। और रियासत के अंदर कौन रहेगा, उसका नाम क्या था, रेजिडेंट। क्या नाम था, रेजिडेंट। और आप देख रहे हो आजकल जितने भी रेजिडेंट क्या होना, रेजिडेंसी सब बन रही है। तो यानी कुल मिला के बाद दोस्तों ये अंग्रेजों की देन थी। यानी कंपनी का जो भी प्रतिनिधि होगा कहाँ रहेगा, एक रेजिडेंट, उसके लिए क्या होगा, एक रेजिडेंट रहेगा, उस रियासत के अंदर रहेगा। और दोस्तों पांच जो पॉइंट था सहायक संधि का ये था कि यूरोपियन को कभी भी सेना में इसको जो सेना में रख नहीं सकती थी, कौन, रियासत।
दोस्तों ये थे संधि के, आप देखोगे कि संधि सहायक संधि क्या थी। तो सहायक संधि के अंदर पहला पॉइंट यही था, मतलब कुल मिला के बाद दोस्तों आप देखोगे कि रियासत के साथ में काफी अत्याचार इसके अंदर किया जा रहा है सहायक संधि के द्वारा। किसने की थी? वेलेजली ने सहायक संधि की थी। संधि क्या था कि रियासत होगी वो संधि करेगी, ठीक है, कंपनी के साथ में, और उसके बदले में जो कंपनी होगी वो क्या करेगी? रियासत के साथ में सुरक्षा करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा, ठीक है। अब सुरक्षा के बदले में जो है रियासत कंपनी को क्या देगी? तो सबसे पहले देगी बड़ी रियासत, जो बड़ी रियासतों को क्या देगी? क्षेत्र देगी। जबकि अगर मैं बात करूं छोटी रियासतों को क्या देगी? नगद धन देगी इसके अंदर। सेकंड, जो तीसरी जो सहायक संधि के अंदर जितना भी विदेशी मामला है रियासतों का वो किसको सौंप दिया जाएगा? सारा स्थानांतरित किसको कर दिया जाएगा? कंपनी को सारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और फिर कंपनी का एक जो भी प्रतिनिधि होगा कहाँ होगा? रियासत के अंदर रहेगा, उसका नाम होगा रेजिडेंट। क्या नाम होगा? रेजिडेंट। फिर दोस्तों अगला देखेंगे, पांचवा है कि यूरोपियन को भी अपनी सेना में इसके अंदर नहीं रख सकती थी। यानी अगर मैं बात करूं रियासत है और किसी भी यूरोपियन को किसी भी आप देखेंगे कि सेना के अंदर नहीं रख सकती। दोस्तों ये था मेन कारण। इससे क्या हुआ कि रियासतों के साथ भी आप देखोगे धीरे धीरे एक प्रकार से अत्याचार होने लग गया। तो कुल मिला के बाद दोस्तों ये एक मेन कारण माना जाता है 1857 क्रांति का। राजनीतिक कारणों में पहला है वेलेजली की सहायक संधि। कौन सा है? वेलेजली की सहायक संधि। दोस्तों देखेंगे दूसरी जो होगी वो होगी डलहौजी की हड़प नीति। कौन सी होगी? डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति आप देखोगे। अब डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? देखो सबसे पहले अपन देखेंगे डलहौजी की हड़प नीति। सेकंड पॉइंट है डलहौजी की हड़प नीति, इसका कारण है, और इस कारण अपन देखते हैं कि डलहौजी ने एक प्रकार से एक तो युद्ध के द्वारा रियासतों का विलय किया, एक शांति युग से या फिर गोद निषेध करके रियासतों का विलय किया। अगर मैं मानूं तो युद्ध द्वारा जो विलय किया गया था, एक तो थी पंजाब रियासत, एक सिक्किम रियासत और एक लोअर बर्मा व पिगू। इनको तो युद्ध के द्वारा इनको लिया। जबकि अगर मैं बात करूं शांति के हिसाब से गोद निषेध, यानी अगर कोई भी रियासत है क्या नहीं लग सकती थी? गोद नहीं लग सकती थी। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो मुख्य थी, एक तो थी गोद निषेध नीति के अंदर, एक तो सतारा को अपने नियंत्रण में लिया, जेतपुर संबलपुर 1849 में लिया, बगाट को लिया 1850 के अंदर, उदयपुर को 52 के अंदर, झांसी को 53 में और नागपुर को 54 के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना ये गोद निषेध नीति के द्वारा उनको लिया गया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 1851 के अंदर जब डलहौजी गए थे अवध के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। किसने कहा था? ये डलहौजी ने। किसने कहा था? ये डलहौजी ने कहा था ये 1851 के अंदर। और वो इनकी बात सच हो जाती है। 1851 के अंदर कहा था इन्होंने कि अवध, जो कि अवध है, इस अवध के अंदर यह चेरी एक दिन कहाँ की गिरेगी? हमारे मुंह में आकर गिरेगी। और कहते हैं कि 1856 के अंदर कैसे न कैसे करके कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय इसके अंदर कर दिया गया था। कब किया गया था? 1856 के अंदर। अपन देखेंगे कि ये कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना। तो ये सारी जितनी भी रियासतें थी आप देख रहे हो कि पहली चीज वेलेजली की सहायक संधि हो रही है रियासतों के साथ में, और डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा जितनी भी सारी रियासतों को हड़पा जा रहा है। तो एक प्रकार से 1857 क्रांति का एक आधार बन रहा है, एक कारण बन रहा है। और पूरे भारत के अंदर आप देखोगे एक प्रकार से जो रियासतें थी वो काफ़ी अंग्रेजों के साथ में, काफ़ी इनके साथ में सहायक संधि के द्वारा और हड़प नीति के द्वारा काफ़ी अत्याचार इनके साथ में धीरे धीरे होने लग गया था। दोस्तों धीरे धीरे अब अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तीसरा कारण अपन देखते हैं। तीसरा कारण होता है, हाँ तीसरा है मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना। तो ध्यान रखना उस समय अंग्रेज काफ़ी हाँ मुगल बादशाह क्या लेने लग गए थे? मुगल बादशाह को क्या लेने लगे थे? उपाधि इसके अंदर लेने लग गए थे। इसमें अपन देखते हैं कि तंजौर के एक राजा था, उस तंजौर के राजा क्या ली थी? उपाधि छीन ली थी। और उसमें 4 पॉइंट है कि पेशवा की पेंशन भी इसके अंदर बंद कर दी गई थी। इसमें अपन देखते हैं कर्नाटक की भी नवाब की पेंशन बंद कर दी, और नाना साहब जो बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे वो नाना साहब की भी क्या इसके अंदर पेंशन बंद कर दी गई। दोस्तों ध्यान रखना। तो ये धीरे धीरे राजनीतिक कारण आप देख रहे हो कि 1857 क्रांति के कारण माने जा रहे हैं। दोस्तों पहला था राजनीतिक कारण। ठीक, आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए। सबसे पहले तो है वेलेजली की सहायक संधि, सेकंड है डलहौजी की हड़प नीति, तीसरा है मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना, और दोस्तों फोर्थ है कि पेशवा की पेंशन बंद कर देना। ये महत्वपूर्ण कारणों में से राजनीतिक कारण के 4 पॉइंट ये माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो है वेलेजली की सहायक संधि, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सेकंड है डलहौजी की हड़प नीति, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना अवध वाला, क्योंकि यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी। तो डलहौजी का स्टेटमेंट था 1851 के अंदर कहा था अवध के लिए, और कहते हैं 1856 के अंदर अवध के अंदर कुशासन रिपोर्ट के आधार पर अवध को वापस से डलहौजी ने इसको हड़प लिया था। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं तीसरा है मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना, उसको फोर्थ है कि पेशवा की जो पेंशन है वो बंद कर देना, जो कि हम देखते हैं जब बाजीराव सेकंड का जो बेटा था नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो इससे आप देखोगे रियासत के साथ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरा कारण माना जाता है प्रशासनिक कारण। कौन सा कारण माना जाता है? प्रशासनिक कारण इसके अंदर माना जाता है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि
अब धीरे धीरे रियासतों के साथ में अत्याचार हो रहा है। अब दोस्तों अब बात करेंगे सामंतों के साथ में, क्या किसके साथ में, सामंतों के साथ भी धीरे धीरे अत्याचार होगा। कैसे, जो जो परंपरागत सामंत है या फिर कोई अभिजात वर्ग है उनके भी क्या लेने लग गए, विशेष अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों अपन देखेंगे 1856 के अंदर, कब 1856 के अंदर अवध में एक मुफ्त जो बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों, किसकी, जमींदारों की जमीनें क्या ले ली गई वापस से, इन्हें जमीनें क्या लेने लग गए, जब्त करने लग गए। इससे भी आप देखो जमींदार नाखुश हो रहा है। ठीक है, रियासत के जितने भी राजा महाराजा सब लोग नाखुश हो रहे हैं अंग्रेजों से। और दोस्तों तीसरी बात यह थी कि नई प्रशासनिक जब व्यवस्था लाएंगे, जब तीसरी नई प्रशासनिक व्यवस्था लाएंगे तो उसके अंदर भारतीयों को शामिल करेंगे क्या, कि नहीं, भारतीयों को इसके अंदर शामिल लेंगे। एक प्रकार से भारतीयों की जो इसके अंदर जो भागीदारी थी वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे नगण्य होने लग गई। और इस व्यवस्था के इनसे वो जो प्रशासनिक थे वो भी क्या होने लगे, धीरे धीरे दुखी होने लग गए। दोस्तों पहली चीज है रियासतें दुखी होने लग गई। सेकंड चीज है अपन देख रहे हैं प्रशासनिक जो कारण है वो भी इसके साथ दिक्कतें होने लग गई। दोस्तों अपन ने दो कारण पढ़ा, एक तो पढ़ा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में 4 पॉइंट्स पढ़े अपन ने। पहला पॉइंट पढ़ा कि वेलेजली की सहायक संधि, सेकंड पढ़ा डलहौजी की हड़प नीति, तीसरा पढ़ा मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना, और फोर्थ पढ़ा अपन ने पेशवा की जो है पेंशन बंद कर देना। फिर दोस्तों अपन देखेंगे जो प्रशासनिक कारण के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि सामंतों के अधिकार, विशेष अधिकार छीन लिए गए। दूसरा कारण अपन ने पढ़ा कि 1856 के अंदर एक मुफ्त बंदोबस्त लागू करके जो जमींदार थे उनकी क्या ले ली गई, जमीनें जब्ती कर दी गई। दोस्तों तीसरा कारण अपन ने पढ़ा कि नई प्रशासनिक जब व्यवस्था लागू करेंगे तो अंग्रेज जब भारतीयों को इसमें लेंगे नहीं, बिल्कुल इनकी भागीदारी बिल्कुल नगण्य होगी और इस व्यवस्था से बिल्कुल दुष्प्रचार इसके धीरे धीरे होने लग गया। पहला तो रियासतों के साथ दिक्कत। अब दोस्तों अपन बात करेंगे धीरे धीरे सामंत, अभिजात वर्ग, इनके साथ में धीरे धीरे दिक्कतें चालू हो चुकी है। तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे हाँ सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि पहला है कि नस्लीय भेदभाव प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे आप देखोगे कि नस्लीय भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है ईसाई धर्म प्रचारक आने लग गए। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसके अंदर कहा था कि धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इससे क्या हुआ लोगों के अंदर कि अब धीरे धीरे एक प्रकार से ईसाईयत जो परंपरा है वो भारत के अंदर लागू करने चाह रहे थे। तीसरा दोस्तों अपन बात करेंगे सामाजिक जितने भी रीति रिवाज थे उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। कैसे, सती प्रथा को धारा 17 के तहत बंद कर दिया 1829 के अंदर, विधवा पुनर्विवाह नियम लागू कर दिया, और दास प्रथा को इसके अंदर धीरे धीरे आप देख रहे हो कि धारा 5 के तहत 1813 जो है उसके साथ दास प्रथा भी धीरे धीरे बंद होने लग गई। दोस्तों धारा 3 जिसके यानी एक प्रकार से सामाजिक जो रीति रिवाजों के अंदर इनका भी धीरे धीरे हस्तक्षेप होने लग गया था। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे हाँ 1850 के अंदर दोस्तों एक अधिनियम लेके आए ये कि धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था, धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया कि अगर कोई भी धर्म परिवर्तन कर देता है, यानी कोई भी धर्म परिवर्तन कर देता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी एक प्रकार से ईसाईयत है उनका धर्म प्रसार कर रहे थे, ताकि अगर मान लो आप हिंदू धर्म में हो तो अगर आप ईसाई धर्म अगर ले लेते हो जब भी आपकी पैतृक संपत्ति को उससे वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये लो लेके आया कब, 1850 के अंदर। कौन सा था, धार्मिक अयोग्यता का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ एक बार वापस से देख लेते हैं तीनों कारण कौन कौन। सबसे पहले तो सबसे पहले अपन ने देखा हाँ वेलेजली की सहायक संधि देखी कि भाई पहला कारण राजनीतिक कारणों माना जाता है। पहला है वेलेजली की सहायक संधि। सेकंड जो कारण माना जाता है वो है आप देख रहे हो कि डलहौजी की हड़प नीति। कौन सा कारण है, डलहौजी की हड़प नीति। और तीसरा कारण है मुगल बादशाह से क्या कर लेना, उपाधि छीन लेना। और फोर्थ है पेशवा की जो है पेंशन बंद कर देना। फिर दोस्तों अपन देखते सेकंड कारण प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण में पहला है कि भाई सबके जो जितने भी सामंत अभिजात वर्ग थे उनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1856 के अंदर अवध जो बंदोबस्त था एक मुफ्त बंदोबस्त, उनके द्वारा जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। और तीसरा दोस्तों आप देखोगे कि एक प्रकार से प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके अंदर भारतीयों की जो भागीदारी थी वो बिल्कुल कैसे कर दी गई, नगण्य कर दी गई। इससे व्यवस्था में क्या होता है, दिक्कत होने लग गई। तीसरा है अपन देखेंगे उसके बाद में सामाजिक भेदभाव किया गया, धार्मिक भेदभाव किया गया। पहला है जैसे अपन देखते हैं नस्ली भेदभाव किया गया। ठीक है, सेकंड है ईसाई धर्म प्रसार छोड़े गए। फिर दोस्तों तीसरा है सामाजिक रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे। सती प्रथा धारा 17 के तहत बंद, विधवा पुनर्विवाह दास प्रथा के द्वारा आप देखोगे कि धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हस्तक्षेप करने लग गए थे। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं उसके बाद में हाँ ये दोस्तों याद रख लेना 1850 के अंदर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति उससे वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये था 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अब दोस्तों है आर्थिक कारण। देखो अब कौन सा है आर्थिक कारण। सबसे पहले आर्थिक कारण के अंदर देखेंगे किसान। क्या देखेंगे, किसान। जब किसानों के साथ में आप देख रहे हो कि जब भूमि एक प्रकार से
3 व्यवस्था लागू की गई। सबसे पहले अपन देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। जब अंग्रेजों ने किसानों पर अधिक टैक्स लगाएंगे तो टैक्स बढ़ा तो क्या होने लगे, धीरे धीरे आप देखोगे बुरा देश इन्होंने बढ़ा दिया, किसान दुखी, बुरा देश बढ़ेगा तो किसान दुखी। नकदी फसलों का इन्होंने क्या दिया, प्रभाव क्या किया, बढ़ावा दिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि व्यापार के लिए आए थे और व्यापार के लिए आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे किस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस किया, नकदी फसलों पर, जिसके कारण किसान भी दुखी, क्योंकि बाद में वो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तीसरा कि खाद्यान्न फसलों में कमी हुई, आप देखें जितनी भी खाद्यान्न फसली थी उसमें क्या होने लग गई, कमी होने लग गई, और नकदी फसलों का इन्होंने धीरे धीरे बढ़ावा दिया। और दोस्तों 4 पॉइंट है कि अकाल, यानी दैन्य अकाल जैसे पड़ा तो इनकी कैसी स्थिति हो गई, दयनीय स्थिति हो गई, यानी एक प्रकार से किसान दुखी। ठीक, आप शुरू में देख रहे होंगे कि रियासत वाले राजा दुखी, अभिजात वर्ग सामंत वर्ग दुखी, सामाजिक और धार्मिक लोग दुखी, ठीक है, जितने भी जो हस्तक्षेप थे वो सब दुखी, धार्मिक जितने भी सब दुखी है। और अगर मैं बात करूं किसानों के अंदर, किसान दुखी क्योंकि राजस्व बढ़ गया, नकदी फसलों का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है, खाद्यान्न की कमी हो गई और धीरे धीरे वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिससे कारण किसानों के अंदर क्या हो गया, एक प्रकार से दुखी इनके अंदर हो गया। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे उद्योग की, बात करेंगे उद्योग धंधे धीरे धीरे खत्म, क्योंकि आप देखोगे जितने भी कच्चे माल थे, कच्चे माल पर किसने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और कुल मिला के बात यह है, जब कच्चे माल पर कब्जा हो जाएगा तो एक प्रकार से कुटीर धंधे बंद, और कुटीर धंधे जब बंद हो जाएंगे तो मजदूर भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो उद्योग धंधा भी बिल्कुल एक तरह से ठप हो जाएगा। फिर दोस्तों अपन तीसरा देखेंगे व्यापारी लोग, जितने भी व्यापारी लोग थे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और जब प्रतिकूल व्यापारिक नीतियों के कारण भारतीय व्यापार भी क्या होगा, धीरे धीरे वापस जो व्यापार वाणिज्य था भारतीयों का वो क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। दोस्तों ये थे इसके आर्थिक कारण। 4 कारण पड़े, सबसे पहले राजनीतिक, सेकंड प्रशासनिक, तीसरा सामाजिक व धार्मिक कारण, और फोर्थ है आर्थिक कारण। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल पॉइंट के द्वारा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में सैनिक कारण। हाँ, सैनिक भी दुखी है, सैनिक भी दुखी है। कैसे? पहला भाई, जो अंग्रेज भारतीय सैनिक थे के साथ भेदभाव, वेतन के साथ में भेदभाव करने लग गए। भाई अंग्रेजों वालों के साथ में अच्छा व्यवहार, और जबकि भारतीय सैनिकों के साथ में बुरा व्यवहार, वेतन के मामले में भी उनके साथ में दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। और कुल मिला के बाद दोस्तों ये कि सैनिक जो कारण है उसके अंदर से पहला पॉइंट यही है कि सैनिकों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था। सेकंड, 1854 के अंदर एक डाकघर अधिनियम लेके आते हैं, और इस डाकघर अधिनियम के तहत सैनिकों की क्या कर दी गई, धीरे धीरे निःशुल्क डाक सेवा क्या कर दी, बंद इन्होंने कर दी गई। यानी कुल मिला के बाद दोस्तों जब डाक देते थे तो एक प्रकार से पैसे उसके करते थे, निःशुल्क होता था, अब इन्होंने धीरे धीरे पैसे लगाना चालू कर दिए। तीसरा दोस्तों 1856 के अंदर एक नियम लेके आते हैं, कौन सा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कौन सा नियम था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। यानी ये अधिनियम क्या था, एक प्रकार से अगर मैं मानूं तो अगर कोई भी अंग्रेजी सैनिक में, अंग्रेजी जो सेना है उसके अंदर जो भी भर्ती होगा उसको कहीं भी आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। कहाँ पे, बाहर भी भेजा जा सकता है। और उस समय आप देखते हो कि अगर कोई भी सैनिक समुद्र की यात्रा कर लेता है तो एक प्रकार से उसका धर्म भ्रष्ट माना जाता है, उसको बोलते थे कलिवज्जे। क्या बोलते थे, कलिवज्जे। तो इन्होंने ये नियम लेके आए 1856 के अंदर, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके तहत क्या था कि भारतीयों को नौकरी में कहीं भी, यानी कहीं भी नियुक्त किया जा सकता था, तब भारतीय समुद्र पार भी नहीं जाना चाहते, और जो भारतीय थे कहाँ नहीं जाना चाहते थे, भारतीय समुद्र पार नहीं जाना चाहते। दोस्तों ये था इसका सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। उसके बाद दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब मेन कारण आ जाता है तात्कालिक कारण। मेन कारण यही है, तात्कालिक कारण। और इसके अंदर क्या था, 1856 के अंदर आप देखते हैं कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था, धीरे धीरे एनफील्ड जो राइफल से उसका प्रयोग किया गया था। और इसके अंदर कौन सी चर्बी थी, गाय व सुअर की चर्बी एक उसके अंदर जो है लगी हुई थी। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि गाय और हिंदुओं के लिए और सुअर अपवित्र, जो कि अपवित्र माना जाता है सुअर की चर्बी, और जबकि गाय हमारे लिए हिंदुओं के लिए तो ही है। दोस्तों ये था मेन तात्कालिक कारण। और उसमें घटनाएं चालू होती है, कौन कौन सी घटनाएं, तो एक बार मैं 5 मिनट के अंदर पूरे सारे कारण बता देता हूँ, उसके बाद सारी घटनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद जितनी प्रकृति वो धीरे धीरे अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वापस से दोस्तों 5 मिनट के अंदर कारण। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूंगा तो हाँ, पहला वही कारण राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में सबसे पहला है, अगर बात करूं राजनीतिक कारण के अंदर, वेलेस्ली की सहायक संधि। सेकंड है डलहौजी की हड़प नीति। तीसरा है, आप देख रहे हो कि पेंशन बंद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उपाधि छीन लेते हैं, पेंशन बंद कर रहे हैं, जिससे रियासत दुखी। प्रशासनिक कारणों के अंदर आप देख रहे हो कि जितने भी सामंत अभिजात वर्ग के उनके विशेषाधिकार समाप्त हो गए। 1856 के अंदर जो अवध एक मुक्त जो बंदोबस्त था, इसके द्वारा आप देख रहे हो जमींदार की जमीन जब्त कर ली। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी आप देख रहे हो भारतीयों की जो भागीदारी थी क्या कर दी गई, एक प्रकार से नगण्य कर दी गई। सामाजिक व धार्मिक कारण के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि पहला है कि भाई नस्ली भेदभाव खत्म, नस्ली भेदभाव किया जा रहा था। ईसाई धर्म का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा था।
और तीसरा पॉइंट दोस्तों अपन देखेंगे सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर भी कि भाई सती प्रथा जो हस्तक्षेप जो हमारे जितने भी रीति रिवाज थे उसके अंदर ये हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन एक सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा। उसके बाद में 1850 के अंदर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उसको उससे निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये था। उसके बाद अगर बात करेंगे आर्थिक कारणों के अंदर कृषि किसान दुखी, उद्योगपति दुखी, व्यापारी जो मजदूर था वो दुखी, व्यापारी दुखी, ठीक है, तमाम जितने भी लोग थे सब दुखी हो रहे थे। बुरा जैसे बढ़ गया, नकदी फसलों पर धीरे धीरे इन्होंने बढ़ावा दिया, खाद्यान्न फसलों में भी इन्होंने कमी करी और धीरे धीरे अब देखेंगे अकाल उस समय पड़ने लग गया था, ठीक है। कच्चे माल पर जब कब्जा कर लोगे तो सीधी सी बात है कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएंगे, और जब कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएंगे तो एक प्रकार से बेरोजगारी आ जाएगी, तो मजदूर लोग दुखी। व्यापार के अंदर अपन देखेंगे कि भाई प्रतिकूल जितना भी प्रभाव नीतियाँ थी वो भारतीय व्यापारियों के अनुकूल नहीं थी, और जिसके कारण अपन देखते हैं कि जो भारतीय व्यापार था वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, वाणिज्य नष्ट हो रहा था। तो एक प्रकार से व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, किसान दुखी, रियासत के सभी लोग दुखी, ठीक है, सामंत वर्ग दुखी, सैनिक वर्ग दुखी, ठीक है, जितने भी सामाजिक जो रीति रिवाज थे सब दुखी। तो एक प्रकार से हर चीज़ ये मिलकर आगे फिर 1857 क्रांति का आगाज हो जाता है, और ये सारे महत्वपूर्ण कारण थे। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं सैनिक कारणों के अंदर भी सैनिकों के साथ में धीरे धीरे पद, क्योंकि पद की उस समय अपन देखते हैं वेतन उनके मामले में भेदभाव किया जा रहा था। 1854 के अंदर एक डाकघर अधिनियम लेके आते हैं, इस डाकघर अधिनियम के द्वारा निःशुल्क डाक सेवा इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दी। पहले क्या लगता था, पहले पैसे नहीं लगते, पहले बिल्कुल निःशुल्क थी, अब धीरे धीरे उन्होंने पैसे लगाना चालू कर दिया क्योंकि डाक कम जाएगी ना। क्योंकि तीसरा है 1856 के अंदर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लागू कर दिया, जिसके कारण जितने भी सैनिक थे वो बाहर जा सकते थे, उनको कहा कि क्लियर समुद्र के बाहर भी जा सकते हो। और जबकि भारतीय धर्म संस्कृति के अंदर क्लियर लिखा हुआ था कि जो समुद्र की यात्रा करना सख्त मना, इसको बोलते थे कलिवज्जे, क्या बोलते थे, कलिवज्जे। फिर इधर दिक्कतें होने लग गई। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि तात्कालिक कारण आई गया और ब्राउन बेस जो बंदूक के स्थान पर जो नई जो एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग धीरे करने लग गया, और कहते हैं कि इसके अंदर किसकी चर्बी लगी थी, गाय व सुअर की चर्बी आप देख रहे हैं कि इसके कारतूस के अंदर लगी थी। अब दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति निकलता है और उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे, और कहते हैं कि उस बैरकपुर छावनी के कौन थे, बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, और उन्होंने धीरे धीरे कहते हैं कि लेफ्टिनेंट बाग व हुसैन पर उन्होंने क्या कर चला दी, हत्या कर दी। तो 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर छावनी के एक व्यक्ति थे, 34 कौन सी इन्फेंट्री थी, 34वीं इन्फेंट्री, कौन सी थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसके सैनिक थे मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, किसके विरोध में, चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग सर्जेंट और हुसैन क्या हुसैन की इसके इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है आगे, और इसके अंदर मंगल पांडे जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहते हैं कि 8 अप्रैल तारीख थी, 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या दे दी गई, फांसी इनको दे दी गई, क्या दे दी गई, फांसी इनको दे दी गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 अप्रैल 1857 के दिन अपन देखते हैं कि मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, किसके 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने लग गए, से मना इन्होंने कर दिया था। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत इन्होंने कर दी। और इसमें देखते हैं कि उस समय जो मेरठ छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था जनरल व्हीट। कौन था, जनरल व्हीट, जनरल व्हीट इसमें मेरठ का जो कमांडिंग ऑफिसर था। उसको दोस्तों घटना आगे बढ़ती गई और कहते हैं कि 11 मई 1857 के ये सैनिक कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और 12 मई तारीख थी, 12 मई 1857 के दिन बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, उनको ये क्रांति का क्या बना दिया, इनको नेता घोषित कर दिया। क्रांति का नेता क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया। और उस समय दोस्तों आप देखेंगे ब्रिटिश प्रियम कौन था, पामस्टाउन। कौन था, ब्रिटिश प्रियम पामस्टाउन उस समय ब्रिटिश प्रियम था। जबकि गवर्नर जनरल कौन था उस समय, भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर कहाँ कहाँ घटना हुई, कौन कौन ने किसने नेतृत्व किया यहाँ का, और कौन इसके अंदर आप देखोगे विद्रोही था, ठीक है, कौन कौन इसके अंदर क्या था, अंग्रेजी अधिकारी था। सबसे पहले अगर बात करेंगे दिल्ली का स्थान था। सबसे पहले दिल्ली के अंदर नेता कौन था उस समय, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। और अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय, निकलसन हडसन। और इसके अंदर कौन मारा गया, निकलसन इसके अंदर लड़ता हुआ इसके अंदर मारा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे, हाँ लखनऊ, क्या है, लखनऊ।
तो लखनऊ के अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो थी वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी यहाँ पे? बेगम हजरत महल। इसको महक परी किस नाम जाना जाता है? महक परी के नाम से जाना जाता है। और इसका बेटा था बिरजिस कादिर। कौन था यहाँ का? इसका बेटा कौन था? बिरजिस कादिर। और कहते हैं कि अवध के अंदर जन क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? जन क्रांति, जन विद्रोह यहाँ पे बन गई थी। और कहते हैं कि बंगाल की आर्मी, जो बंगाल की आर्मी में सबसे अधिक सैनिक कहाँ के थे? अवध के थे। कहाँ के थे? अवध के थे। इसलिए ही अवध को बंगाल की आर्मी की जो है पौधशाला भी इसे कहा जाता है। और कहते हैं कि जब बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। और इसको जो दबाने वाले थे अवध के अंदर, लखनऊ के अंदर कौन थे? कैंपबेल। उसको इसके अंदर विद्रोही, जो विद्रोही तो कौन थे? बेगम हजरत महल, जबकि कैंपबेल थे वो अंग्रेजी अधिकारी थे। तो ये था लखनऊ। तीसरा अगर बात करें कानपुर, कानपुर, तो कानपुर में कौन थे? नाना साहब या दुंदूपंत। और किसने इसको? अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपबेल। इसके अंदर सेम, इधर भी कैंपबेल और इधर भी कैंपबेल है, अंग्रेज अधिकारी। तो इसके अंदर तात्या टोपे भी सम्मिलित थे। और कहते हैं कि नाना साहब भी इसके अंदर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। यानी बेगम हजरत महल और एक प्रकार नाना साहब दोनों कहाँ चले गए थे? नेपाल इसके अंदर चले गए थे। दोस्तों ये ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। बेगम हजरत महल जो कि महक परी थी वो कहाँ थी? अवध के अंदर। और तीसरा अगर मैं बात करूंगा तो कानपुर, कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब ये तीनों थे, दोनों थे। और इसके अंदर नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल इसके अंदर चले गए। दोस्तों नेक्स्ट है झांसी। झांसी नाम आते सबके आपके एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई आपको याद आ जाती है। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे यहाँ पे थे। और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर जो राव थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो अपने बेटे दत्तक जो पुत्र था उनको ये राजा बनाना चाहती थी। लेकिन क्लियर मना कर दिया था डलहौजी ने कि हम हड़प नीति के द्वारा, क्लियर बोला गोद निषेध नीति, यानी गोद आप नहीं ले सकते। उन्होंने गोद लिया था किसको? दामोदर राव को। किसको गोद लिया था? दामोदर राव को। और शासक बनाना चाहती थी, लेकिन जिसके लिए डलहौजी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया गया था। और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, तथा सिंधिया, जो सिंधिया थे वो कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। और तथा रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ती हुई यहाँ पे क्या हो जाती है? मारी जाती है। फिर दोस्तों देखना, इसको दबाने वाले थे वो थे हिरोज। कौन थे? हिरोज थे। और हिरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों में क्रांतिकारियों में एकमात्र क्या है? मर्द है। क्या है? हिरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई है वो कौन है? भारतीय जो कितने भी क्रांतिकारी है उनमें अंदर जो है वो क्या है? एकमात्र मर्द है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, हाँ, जगदीशपुर, कुंवर सिंह। जगदीशपुर बहुत बूढ़े थे ये, ठीक है। और इन्होंने संभाला था पूरा जगदीशपुर, बिहार। कुंवर के थे, आरा के। कहाँ के थे? आरा। और दबाने वाले कौन दोस्तों? विलियम टेलर, ठीक है। कुंवर थे, टेलर थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फैजाबाद। क्या थे? फैजाबाद। फैजाबाद के हमारे थे इसके अंदर विद्रोही थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और इसके अंदर जो दबाने थे वो कौन थे? रेनड। कौन थे? रेनड थे इसके अंदर। दोस्तों ध्यान, इनको क्या कहा जाता है? डंका साहब भी इनको कहा जाता है। और कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन पर क्या रखा था? इनाम रखा था। इनाम घोषित किया था कितने का? 50,000 रुपये का इन्होंने इनाम घोषित किया था। और कहते हैं कि चिन्हाट की जो लड़ाई हुई थी, चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को इन्होंने हराया था। किन्होंने? फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जबकि इधर कौन थे अंग्रेज अधिकारी? इन्होंने दबाया था। नेक्स्ट देखते हैं विद्रोही थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। बरेली नाम आता है, बरेली। और बरेली में थे खान बहादुर खान और बख्त खान। खान बहादुर खान और बख्त खान थे विद्रोही। जबकि अपन बात करेंगे इधर विंसेंट आयरन इसको दबाया था। किसको? कहाँ पे? बरेली के अंदर। नेक्स्ट है इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली। और लियाकत अली थे। और उसके बाद कर्नल नील। इन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने 18वीं क्रांति के अंदर इस क्षेत्र को दबाया था इलाहाबाद के अंदर। फतेहाबाद में अजीमुल्ला, बड़ौत में शाहूमल, छोटा नागपुर के अंदर गोनू। कौन थे? गोनू। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण जगहों में जहाँ पे 18वीं क्रांति का आगाज हुआ था। और वहाँ जो विद्रोही बन गए थे वो सारे ये विद्रोही थे। और जो 1857 क्रांति विद्रोह को दबाया था, जिन जिन अधिकारी ने, वो इनका नाम मैंने आपको अच्छे से करवाया। दोस्तों वापस से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे। देखो एक बार अपन देखें कौन कौन से थे इसके अंदर। सबसे पहले अगर बात करेंगे, हाँ, दिल्ली। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? पामस्टान। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति के स्थान सबसे पहले अगर बात करूँ दिल्ली, कहाँ था? दिल्ली। और कहते हैं कि अंग्रेजी अधिकारी इसमें जो है निकलसन, दो अधिकारी निकलसन थे और एक हडसन थे। इसके अंदर जो निकलसन थे वो तो क्या हो गया इसके अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे लखनऊ के अंदर कौन था? बेगम हजरत महल, जिसे महक परी के नाम से जाना जाता था। और जो इस विद्रोह को दबाने वाले थे वो थे कैंपबेल। और कहते हैं कि इनका बेटा था बिरजिस कादिर। और दूसरी बात दोस्त ध्यान रखना, अवध के अंदर ही क्या हुई थी? जन
क्रांति हुई थी। और कहते हैं कि जो बंगाल की आर्मी थी, उस बंगाल की आर्मी में सबसे अधिक जो सैनिक थे वो किसके थे? अवध के थे। इसलिए अवध को बंगाल की आर्मी की पोधशाला भी इसलिए कहा जाता है। और कहते हैं कि बाद में फिर बेगम हजरत सबको छोड़ छाड़ कर कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। और दूसरी बात, कानपुर के भी थे नाना साहब, वो भी कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और कानपुर के कौन थे? नाना साहब, इनका नाम था दुंदू पंत। कैंपेल ने इनको दबाया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, कैंपेल इधर भी कैंपेल, इधर भी कैंपेल। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, और इधर नाना साहब भी कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए। मेरे समझ में नहीं आया आज तक कि भाई नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल कैसे चले गए, दोनों एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलो घटना है। तो नेक्स्ट झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और अपने पति को जब मृत्यु हो जाती है तो उनके अपने बेटे दत्तक पुत्र दामोदर राव को मना चाहती है, लेकिन डलहौजी ने साफ मना कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था तथा सिंधी अंग्रेजों के पास चला जाता है, और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ती हुई मारी जाती है। दोस्तों उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आपको ये याद रखनी है कि किसने दबाया था? हुरोज ने। किसने दबाया था? हुरोज ने। उधर कैंपेल थे दोनों तरफ। ठीक है, ध्यान रखना, उधर कैंपेल दोनों तरफ थे, इधर कौन है? हुरोज। और इसने स्टेटमेंट कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों में क्या है? क्रांतिकारियों में एक मात्र मर्द है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं जगदीशपुर में कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा के थे। और दबाने वाले कौन थे? विलियम टेलर दिखाया था इन्होंने अच्छा सा जगदीशपुर में कुंवर सिंह को। ठीक है, तो टेलर थे और टेलर का काम करते थे। कैसे भी याद रख लो, कुंवर होगा तो क्या होगा? कुंवर को जरूरत पड़ेगी कपड़ों की, और कपड़ों किसके पास जाएगा? टेलर के पास में। ठीक है, शादी जब होती है तो कुंवर। ठीक, समझ में आ गया ना? आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्ला डंका शाह, और इनको दबाने वाले थे जो 1800 क्रांति, रेनड। कौन नाम था? रेनड थे। और इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन पर कितने का नाम रखा था? 50,000 का नाम इन पर रखा था। और कहते हैं कि चिन्हारी जब लड़ाई हुई थी तो हेनरी लॉरेंस को इन्होंने हराया था। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं बरेली के अंदर झुमका गिरेगा, सीधी सी बात है। तो रुहेलखंड, ठीक है, कहाँ है? रुहेलखंड। और खान बहादुर खान और बख्त खान, और दबाने वाले थे विंसेंट आयर। नेक्स्ट इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली और कर्नल नील ने यहाँ पे दबाया था। फतेहाबाद में अजीमुल्ला। दोस्तों धाना क्रांति का शुरू में जब योजना बनाई थी यही थे मेन लीडर, अजीमुल्ला खां। क्या नाम है? अजीमुल्ला। नेक्स्ट है बड़ौद के थे साहूमल, और छोटा नागपुर के थे गोनू। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब आता है क्रांति का स्वरूप। अपन ने सबसे पहले पढ़ा क्रांति के कारण। ठीक है, क्रांति के कारण के बाद में अपन ने पढ़ा कौन कौन से कारण थे, सारे मैंने आपको याद करवा दिया। मंगल पांडे की घटना बता दी सारी। ठीक है, और उसके बाद में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे ये। उसके बाद आगे चलते सारी घटना आपको बता दी मैंने। और कहाँ कहाँ क्रांति का आप देखोगे कि कहाँ कहाँ किधर क्षेत्र के अंदर। सबसे पहले अगर बात करूँगा तो दिल्ली के बाद में अगर बात करें लखनऊ के बाद में कानपुर के बाद में झांसी, ठीक है, बरेली, ठीक है, और फैजाबाद, बड़ौद, ठीक है, मथुरा, ये सब आप देख रहे हो कि सारी जगह पर 1800 क्रांति का बिगुल बच चुका है। अब दोस्तों बात करेंगे क्रांति का स्वरूप, नेचर, इसका क्रांति का नेचर क्या था। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे लॉरेंस साहब हुए, लॉरेंस और सिले, इन्होंने कहा है कि, और सर सैयद अहमद खान ने, कि क्या था? एक प्रकार से सैनिक क्या विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। ओनली इसके अंदर कौन भाग लिया था? सैनिक इसके अंदर विद्रोह था। दोस्तों ये था प्रकृति। सेकंड किसने बताया? लॉरेंस ने। और सैयद अहमद खान और सिले ने बताया सैनिक विद्रोह। टी.आर. होम्स हुए, इन्होंने बताया कि तो ये क्या है? एक प्रकार सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष है। किसका संघर्ष है? सभ्यता है और बर्बरता। भाई एक तो सभ्यता है और एक बर्बरता के बीच संघर्ष। किसने बताया था? टी.आर. होम्स साहब ने ये बताया था क्रांति का स्वरूप। तीसरा L.E. रीज ने बताया था कि ये तो भाई ईसाइयों और धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। किसका संघर्ष है? ईसाइयों और धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। ये तो किसने बताया था? L.E.R. रीज। सबसे पहले लॉरेंस सिले ने बताया था कि एक प्रकार से क्या है? सैनिक विद्रोह है। ठीक। टी.आर. होम्स ने बताया था कि भाई ये तो भाई सब एक तो सभ्यता वाले लोग हैं, एक बर्बरता वाले लोग हैं, इनके बीच में क्या एक प्रकार से ये एक प्रकार संघर्ष हो रहा है। L.E.R. रीज ने बताया था कि भाई ये तो एक तो ईसाइयत आ गए हैं सारे, ठीक है, जितने भी ईसाइयत आ गए हैं, और ये एक प्रकार से धर्मांतरों के बीच में संघर्ष है। क्या है ये? धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। फोर्थ आउटरम और ट्रेलर। नाम क्या है? आउटरम और ट्रेलर ने बताया कि तो भाई हिंदू और मुस्लिम है, उनका षड्यंत्र है। ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध है। वो किसका षड्यंत्र है? हिंदू मुस्लिमों के बीच में षड्यंत्र। किसने बताया? आउटरम और ट्रेलर ने दिखवाता दिया। नेक्स्ट बेंजामिन डिजरेली। क्या नाम है? बेंजामिन डिजरेली। ये याद रख लेना आप, बेंजामिन डिजरेली ने बताया कि क्या एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या? कौन सा विद्रोह है? एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह है ये। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह। वापस से एक बार लॉरेंस सिले ने और सर सैयद अहमद खान ने बताया कि तो क्या एक प्रकार सैनिक विद्रोह है। टी.आर. होम्स ने बताया कि एक प्रकार सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष है। रीज, नाम याद रखना, रीज आते हैं आपको याद रखना, ईसाई व धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। टेलर साहब बताएंगे कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। और दोस्तों मेन चीज है बेंजामिन डिजरेली ने बताया कि राष्ट्रीय एक प्रकार राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट बात करेंगे रमेश चंद्र मजूमदार। हाँ, हमारे ये हिस्टोरियन हुए रमेश चंद्र मजूमदार साहब। इन्होंने बोला कि ये तो न तो पहला है और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम है। इन्होंने तो ये क्लियर बोल दिया। तो क्या है? तो न तो पहला है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम है। और एक व्यक्ति और है सुरेंद्र नाथ सेन।
क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ सेन ने बताया कि सैनिक विद्रोह से प्रारंभ तो हो गया ये, लेकिन ये किसमें तब्दील हो गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया, तब्दील हो गया। क्या क्या बताया सुरेंद्र नाथ सेन ने कि भाई सैनिक विद्रोह के प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये किसमें जाके कन्वर्ट हो गया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, एक और है वीर सावरकर। हाँ, वीर सावरकर का भी स्टेटमेंट है। वीर सावरकर इन्होंने कहा ये तो पहला पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये तो पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों ये थे टोटल 8 पॉइंट जिन्होंने अलग अलग प्रकृति दी, नेचर बताया। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें क्रांति के स्वरूप के अंदर, तो सबसे पहले लॉरेंस साहब उन्होंने बताया था कि क्या है, एक सैनिक विद्रोह है। सेकंड, टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। एल.आर. रीज ने बताया कि ये तो ईसाई और धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। आउटरम और ट्रेलर ने बताया था कि ये तो अंग्रेज और हिंदू मुस्लिम जो षड्यंत्र है और कुछ ही नहीं है, सिर्फ किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। बेंजामिन डिजराइल साहब ने बताया कि तो राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि रमेश चंद्र मजूमदार साहब, रमेश चंद्र जो मजूमदार साहब ने कहा ये तो न तो पहला है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। और जबकि अगर बात करें सुरेंद्र नाथ सेन ने तो क्लियर बोल दिया कि भाई ये तो सैनिक विद्रोह से तो चालू हुआ है, लेकिन लास्ट में कहा था किस चीज़ में तब्दील हो रहा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जाके तब्दील हो रहा है। और दोस्तों लास्ट में है वीर सावरकर ने बताया ये तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। दोस्तों ये थे 8 पॉइंट। अब दोस्तों बात करेंगे जो क्रांति की योजना थी वो किसने बनाई थी। एक तो रंगोजी बापू थे, कौन थे, महाराष्ट्र के थे एक रंगोजी बापू, एक व्यक्ति थे अजीमुल्ला। दो व्यक्ति जिन्होंने हम देखते हैं कि जिसने क्रांति की योजना बनाई थी। और कहते हैं कि क्रांति के लिए 21 मई का दिन डिसाइड किया गया था, लेकिन जब मेरठ में क्रांति हो गई तो तारीख कहते हैं उस दिन 10 मई थी। कितनी थी, 10 मई इसकी तारीख थी। और दोस्तों क्रांति के प्रतीक के अंदर सबसे पहले कमल का फूल है और रोटी, ये दो इसके आप देखोगे क्रांति के प्रतीक माने जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब परिणाम, अब आगे लास्ट परिणाम में, ठीक है। और एक बार परिणाम के बाद में एक बार वापस से अच्छे से अपन रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले अगर बात करें परिणाम के अंदर क्या क्या हुआ, 1857 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार कंपनी का क्या हो गया, एक प्रकार शासन समाप्त हो गया। ठीक, जब जैसे ही कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ये सारा क्राउन को दे दिया गया और ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त इसके अंदर कर दिए गए। और इनके स्थान पर भारत सचिव, किसकी, भारत सचिव की नियुक्ति इसके अंदर कर दी गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद होती थी। और इसका जो कार्यालय कहाँ होता था, इंडिया हाउस वहाँ कहाँ, लंदन के अंदर होता था। और जिसके सभी खर्चे भारतीय सरकार के द्वारा किए जाते, खर्च किए भारत सरकार के द्वारा इधर इसमें दिए जाते थे। सेकंड अगर बात करेंगे, क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी और इसलिए सैनिकों के साथ में प्रति-तोलन की नीति अपनाई थी। और कहते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में और यूरोपियन सैनिक व भारत सैनिकों का अनुपात 1:2 था। तब बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी में तो 1:3 था। जबकि अगर बात करूं सिख व गोरखा सैनिकों की संख्या क्या इसके अंदर बढ़ाई गई थी। और कहते हैं कि सामरिक महत्व वाले स्थानों पर यूरोपियन की नियुक्ति भी इसके अंदर की। दोस्तों ये था इसका परिणाम, यानी एक प्रकार से सैनिकों के साथ में प्रति-तोलन की नीति अपनाई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वो थे सिखों गोर के, किसके सैनिक थे, सिखों गोर के। और ये सारा है ही, मेन चीज़ तो यही थी। और दोस्तों तीसरा है कि 1857 के महारानी जो विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब ब्रिटिश महारानी की समस्त प्रजा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा योग्यता को प्रशासन में का आधार बनाया जाएगा। इसके लिए 1861 के अंदर सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों ये था इसके 3 इसके आप देखोगे परिणाम थे। अब दोस्तों बात करें प्रमुख पुस्तक कौन सी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, सबसे पहले अपन देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले सुरेंद्र नाथ सेन, क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी थी 1857, क्या नाम है, 1857 इसकी पहली पुस्तक है। सेकंड देखेंगे रमेश चंद्र मजूमदार साहब, कौन सी, रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखी थी द सिपोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। पुस्तक का नाम है रमेश चंद्र मजूमदार की पुस्तक का नाम है द सिपोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिबेलियन, क्या नाम है, द ग्रेट रिबेलियन की पुस्तक है अशोक मेहता जी की। फोर्थ वी डी सावरकर, ये आप दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आपको अच्छे से याद रखनी है। कौन सी है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, क्या है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट 5वीं है सैयद अहमद खान साहब की द कॉज ऑफ द इंडियंस, ठीक है, द कॉज ऑफ द 1857, ठीक है, ये थी। और द कॉज ऑफ द इंडियन, दोस्तों दाना ये 5 इसकी पुस्तकें मानी जाती है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये है। और लास्ट में आप देखोगे चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों एक बार वापस से अच्छे से देख लेते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले अपन देखेंगे, हाँ सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या मैंने आपको बताया है। हाँ एक बार वापस से रिवीजन आपके अच्छे से कर लेते। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि कारण पढ़ाया मैंने, घटना बताई,
परिणाम बताया, नेचर बताया, क्रांति की योजना किसने बनाई थी, और बुक मैंने आप 6 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया। पहला कारण, दूसरा घटना, तीसरा परिणाम, प्रकृति, क्रांति की योजना और बुक। दोस्तों ये आपको 6 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से बहुत मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम के साथ में सब चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर देखेंगे राजनीतिक कारणों के अंदर, पहला है वेलेजली की सहायक संधि, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या थी सहायक संधि। सेकंड है डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति। तीसरा है, अगर बात करूंगा मैं, तीसरा है मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना। फोर्थ है पेशवा की पेंशन बंद कर देना। फिर दोस्तों अपन देखें प्रशासनिक कारणों के अंदर है सामंत अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त। 1856 के अंदर अवध एकमुश्त बंदोबस्त के जमींदार की जमीन जब्त। नई प्रशासनिक व्यवस्था लाओगे तो सीधी सी बात है जो भारतीय थे उनकी भागीदारी नगण्य हो जाएगी, जिससे व्यवस्था खराब हो रही थी। फोर्थ अपन देखते हैं उसके बाद में सामाजिक धार्मिक कारण के अंदर नस्ली भेदभाव दिक्कत, ईसाई धर्म प्रचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लग गया। सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर भी सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा के साथ दिक्कत होने लग गई, ठीक है। उसके बाद में 1850 के अंदर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम में दावा भी हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से क्या करेंगे, वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में आर्थिक कारण, किसान दुखी, उद्योग धंधे मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, ठीक है, तीनों दुखी हो रहे हैं क्योंकि बुरा दृश्य बढ़ गया, किसानों की दिक्कत और जो जब भी जो फसलें थी वो नकदी पर ज़्यादा प्रभाव कर रहे थे, ये खाद्यान्न पर कम कर रहे थे। अकाल आ गया, अकाल से दैनिक स्थिति खराब, कुटीर उद्योग बंद, कच्चे माल पर कब्जा, मजदूर दिक्कत हो गई, व्यापारी के साथ प्रतिकूल जो व्यापारिक जो नीतियाँ थी उसके साथ दिक्कत करने लग गए। सैनिक कारण, सैनिकों के साथ पद व वेतन के मामले में भेदभाव करने लग गए। 1854 के अंदर डाकघर अधिनियम ला दिया गया जिसके कारण निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। 56 के अंदर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया, किसी भी सैनिक को कहीं भी भेज सकते थे, समुद्र पार भी करा सकते थे, तब भी दिक्कत, ठीक है, तो नहीं जाना चाहते सैनिक दिक्कत में। तात्कालिक कारण आई गया कि भाई जो ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर किसका प्रयोग करने लग गए, नई एनफील्ड राइफल्स का। और इसके अंदर क्या लगा रहता था, जो है चर्बी वाले कारतूस, जो कि हम देखते गायब है, स्वर की चर्बी लगी रहती थी। और ये हिंदू धर्म के अंदर बहुत दुखद माना जाता है, ठीक है, गाय की चर्बी, और मुस्लिमों के अंदर सुअर की। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने कहते हैं कि इसके विरोध में लेफ्टिनेंट बांग और सर्जनेट मेजर हुसैन की इन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद में इनको फांसी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको फांसी दे देते हैं। और कहते हैं कि 24 अप्रैल 1857 के दिन मेरठ छावनी के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दिया, मना कर दिया क्लियर कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने बिल्कुल क्लियर इन्होंने मना कर दिया। और कहते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। और कहते हैं कि मेरठ छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था जनरल हुइट, नाम था जनरल हुइट, जनरल हुइट। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 11 मई 1857 की जो था, ये सैनिक कहाँ थे, सारे मेरठ से सारे दिल्ली आते हैं। और कहते हैं कि 12 मई के दिन बहादुर शाह जफर को इसके अंदर क्रांति का नेतृत्व नेता घोषित कर दिया जाता है। और उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था, पामस्टान थे, और भारत गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उस समय आप देखोगे कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दोस्तों देखिए क्रांति का स्थान दिल्ली था, नेता बहादुर शाह जफर थे क्योंकि क्रांति का नेतृत्व सौंप रखा था। इसके अंदर अपन देखते हैं हडसन और निकलसन के अंदर, निकलसन इसके अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसके बाद लखनऊ के अंदर मैडम थी और महक परी थी क्योंकि बेगम हजरत महल बेटा ब्रिटिश कादिर। और कहते हैं कि अवध के अंदर एक प्रकार से जन विद्रोह कारण इस यहाँ पे बन गया था। और कहते हैं कि कैंपवेल ने यहाँ पे इसको दबाया था। और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी, नेपाल चली जाती है। और बंगाली कहते हैं कि बंगाल की जो आर्मी थी उस आर्मी के अंदर सबसे अधिक जो सैनिक थे वो कहाँ के थे, अवध के थे। और इसलिए अवध को क्या कहते थे, बंगाल की आर्मी की बोधशाला। तो तीसरा है नाना साहब यानी दुंदू पंथ, ठीक है, कैंपेन ने इसको दबाया था। और यहाँ पे ताते टोपी भी थे। और नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए थे। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद में सारा जो अपना जो दत्तक पुत्र था दामोदर जो राव उसको बनाना चाहती थी, लेकिन जो डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा यहाँ सारा मामला बैठा नहीं। और कहते हैं कि हुरोज ने यहाँ पे दबाया था और कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों के एकमात्र मर्द है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे जगदीश में कुंवर सिंह आरा के थे, ये विलियम टेलर है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह रेनड, इन्हें डंका शाह भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस ने इसको यहाँ पे हराया था। बरेली में खान बहादुर खान, बख्त खान, विंसेंट आयर। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली, फतेह में अजीमुल्ला खान, बड़ौत में शाहूमल और छोटा नागपुर में गोंड। दोस्तों ये था इसका मेन कहाँ पे ये क्रांति हुई थी। क्रांति के स्वरूप के अंदर दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रख लेना। क्रांति के स्वरूप के अंदर सबसे पहले लॉरेंस सील ने बताया और सर सैयद अहमद खान एक सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स बोलते हैं कि सभ्यता की कैसी है, कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष चल रहा है। ये रीजन बोला था ईसाई और धर्मांतरों के बीच संघर्ष है। आउटरम ट्रेलर दिखाते हैं कि ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, ओनली है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। और बेंजामिन डिजराइल साहब ने बोला था राष्ट्रीय विद्रोह है। उसके बाद
वीर सावरकर ने बोला पहला स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद में रमेश चंद्र मजुमदार ने कहा था ये तो न तो पहला है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। और उसके बाद दोस्तों अब देखिए क्रांति की योजना किसने बनाई थी? रंगोजी बापू ने। अजीमुल्ला ने क्रांति के जो 21 मई का दिन डिसाइड किया गया था और मेरठ में क्रांति का हुआ। दोस्तों क्रांति के प्रतीक कमल का फूल व रोटी थी। दोस्तों आपको मैंने लगभग आप देखेंगे सारी बातें मैंने आपको अच्छे से याद करवा दी है। दोस्तों चैनल पर बने रहिए रजत खंडेलवाल चैनल पर, और इसी तरह हमारे साथ में फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर आपको बिल्कुल ही कंप्लीटली रजत खंडेलवाल परिवार बताया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।